नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे सामने जो आज जुड़े हुए हैं वो काफी ज्यादा मशहूर व्यक्ति में से एक है। अपने अनोखे अंदाज के वीडियो के लिए जाने जाते हैं और एनआरआई जो नॉन रेसिडेंस इंडियन है उनके बीच में देखा जाए तो सबसे पॉपुलर में से एक है। और इंडिया के भी काफी ज्यादा पॉपुलर क्रिएटर में से एक है जो कि डेली ब्लॉग्स बनाते हैं और अमेरिका का लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो काफी खास है क्योंकि आज हम इनसे पूछेंगे काफी अनोखे अनोखे सवाल, जिसमें हम जानेंगे इनकी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें यकीन कीजिए आप लोग शायद नहीं भी जानते हो और जानते भी होंगे। सबसे पहले जानेंगे इनके जर्नी के बारे में, जो कि मैं आपको बता दूं इनका जो सफर है वो काफी ज्यादा मोटिवेशन से भरा हुआ है किसी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो है काफी छोटे से परिवार से उठकर अमेरिका गए और वहां पे इतने अच्छे तरीके से तरक्की किया, जहाँ पे देखा जाए इनका जो है ओवरऑल लाइफ स्टाइल जो उन्होंने आज के समय में इतना आगे बढ़े हैं जिंदगी में, ये उस समय में सोच पाना इनके लिए भी एक समय में मुश्किल ही हुआ करता था कि इतना आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हम लोग सोचते हैं हमारे पेरेंट की गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा या फिर आईएएस आईपीएस, मैक्सिमम यहाँ तक हम लोग सोच पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये काफी एक रिस्पेक्टेड फील्ड में है जहाँ पे ये पीएचडी कर किए हुए हैं। तो आज जानेंगे इनसे कि इनका लाइफ की जर्नी के बारे में और एजुकेशन के बारे में। सर आप बताइए, इंडिया से आप यूएस कैसे गए और ओवरऑल सर आप जैसे कि आप जानते होंगे कि आप बोले भी हैं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जी। तो आप सर आपका इंग्लिश सर कैसे इतना अच्छा हो गया, आप इतना अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलने लग गए और आपने यूएस का ओवरऑल सफर कैसे किया? और जो इंडिया में स्टूडेंट सब पढ़े उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, वो किस तरीके से वो यूएस जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने अपने फैमिली का ख्याल भी रख सकते हैं जिस तरीके से आपने रखा? जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आपने हमको जो है इस लायक समझा और आप हमसे संपर्क किए और हमसे आप बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और दूसरा चीज़ तो आपने ढेर सारा प्रश्न इकट्ठा पूछ दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक करके आपका जवाब दूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अमेरिका पहुँचा कैसे, तो उसके लिए मैंने बीएससी किया हुआ है, बायो ग्रुप से। उसके बाद मैंने एमएससी किया है जूलॉजी सब्जेक्ट से। फिर उसी सब्जेक्ट में मैंने पीएचडी किया हुआ है सीडीआरआई लखनऊ से। और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था अमेरिका और यहाँ पे उनको मेरा सीवी पसंद आया, उन्होंने हमको यहाँ बुला लिया और हम यहाँ तभी से रह रहे हैं। तो ये है हमारा यहाँ पहुँचने का रूट कि मैं यहाँ पहुँचा कैसे। मेरे चैनल में बहुत लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैं कभी-कभी रिप्लाई कर देता हूँ पढ़ के। सर आप सर आप बताइए कि आप सर आपका इंग्लिश का सर ओवरऑल देखा जाए तो आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जी। तो आपका इंग्लिश इतना इम्प्रूव कैसे हो गया? आपने सर उसके लिए पीछे क्या क्या इंग्लिश प्रिपरेशन किया? इंग्लिश हमारा तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चों का इंग्लिश बहुत ही खराब होती थी तब पर भी आज भी है वही हाल है, आज ठीक है? भी हाँ, आज हम भी सर। हिंदी मीडियम में पढ़े हैं शुरू से लेके अंत तक हमारा प्राइमरी सरकारी स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, हाई स्कूल यहाँ तक सब मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी आना हमारे लिए मतलब ऐसा लगता है कि भैया देखो फलाने का लड़का अंग्रेजी बोलता है, तो लोग उसको देखने जाते थे। मतलब ये सिचुएशन होती थी। इंग्लिश हाँ। आज भी सर अगर किसी को अंग्रेजी बोलना आता है तो वो पढ़ा लिखा काफी ज्यादा है। हाँ। अब मुझे याद है कि एक आप बार एक लड़का कोई आया था किसी किसी टीचर का लड़का था, वो अंग्रेजी आता था उसको, तो हम सब गए थे देखने उसको कि भैया देखो अंग्रेजी बोलता है, वो छोटा-सा ही था, अंग्रेजी बोलता था वो। तो ये सब सिचुएशन था। कक्षा 8 में मैंने जो है एबीसीडी सीखा था। आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी हम सबकी। सर आज भी सर यूपी बिहार में सर 9th 10th में बच्चा जो है से इंग्लिश सीखता है, मतलब हाँ, पढ़ना सीखता है जी, बेसिक। जी, तो उससे हम पहले सबको हिंदी ही चलता है। जी, जी, अब जी। जो सर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है लेकिन फिर भी अभी भी इंग्लिश का डामाडोल हालत है यहाँ पे। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, बहुत बुरी हाल है अभी भी। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करियर में बहुत मदद करती है। अगर ग सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो प्राइवेट में भी बहुत मदद करती है। प्राइवेट में भी नहीं मिल रही तो आपके पास अगर सिर्फ़ एक लैपटॉप हो या सिर्फ़ एक मोबाइल हो, उस मोबाइल से आप सिर्फ़ पैसा आसानी से कमा सकते हो। अगर आपको थोड़ा-सा 10-15% अंग्रेजी काम चलाऊ भर का आना बहुत ज़रूरी है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंग्रेजी मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा, बीएससी मैंने किया ज़रूर बी इंग्लिश मीडियम से और बहुत डरा हुआ था मैं बीएससी को लेकर के सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि वो अंग्रेजी में था। तो मैंने इसी डर के मारे मैंने बहुत मेहनत किया, कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दिया मैंने बीएससी में। ठीक है? तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे अंग्रेजी मैंने कैसे सीखा, अगर आप अपने दर्शकों को देख देखे थे सर। सकते हैं। देखिए मेरी और बेटी ये देखिए मेरी बिटिया का ये भी क, ख, ग, घ सीख रहे हैं। इनके लिए अंग्रेजी है ये। ठीक है?
समझ रहे हैं? हिंदी। हाँ, इनके लिए जो है अभी क, ख, ग सीख रहे हैं, तो इनके लिए हम तो वही हाल है जैसे कि ये सब हिंदी सीख रहे हैं, तो वैसे हम सब अंग्रेजी सीखते थे अपने समय में। तो बीएससी में क्या था कि मैं आपको बता दूँ शॉर्टकट, अगर आपने आपके बच्चों अपने अपने दर्शकों को बताना हो कि हमने कैसे सीखी, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से एक कॉपी लिया, ठीक है? तो कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ा-सा काट के निकाल दिया, यहाँ लिख दिया अल्फ़ाबेट ए, उसके बाद दूसरा पन्ना खोला, यहाँ पे लिख दिया बी, थोड़ा-सा काट के फेंक दिया, तो एबीसीडी एक तरह से एक कॉपी नहीं आती है रजिस्टर, ए से लेके जेड तक यहाँ पे बना रहता है, तो वो मैंने कॉपी खरीद के बनाया अपना खुद से। तो जब भी मैं बुक पढ़ता था, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कुछ भी, तो उसमें से कोई भी अंग्रेजी आ गई, तो भार्गव डिक्शनरी में उसका उत्तर देख करके आंसर कि हिंदी में क्या होगा, तो उसके बाद जैसे इस अल्फ़ाबेट यस से है, तो यस वाला पन्ना खोलते थे और यहाँ से मैं लिख लेता था, ठीक है? तो इसी तरीके से एक समय ऐसा है कि पूरी कॉपी भर गई, हाँ, सारे अल्फ़ाबेट्स के। तो साइंस का जो अंग्रेजी होता है बहुत सरल होता है, मैं आपको बता दूँ आपको। और जैसे एमबीए का या फिर आप सोशल साइंस या हिस्ट्री का, ये सब का जो अंग्रेजी होता है बहुत कठिन होता है। न्यूज़ अगर चैनल में अगर न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, ये सब अंग्रेजी बहुत कठिन होती है। साइंस की बहुत सरल होती है। उसका इस कारण यही है कि एक ही शब्द को बार-बार रिपिटिशन होता है, ठीक है? इसलिए ईज़िली समझ में आ जाता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको भी देखना बंद कर दोगे, ठीक है? और छोटा-मोटा अगर साइंस में की एक और ख़ास बात ये है कि अब उसमें ग्रामर कोई नहीं देख चेक करता है। ठीक है? कि ईज़ लगा रहे हो, आर लगा रहे हो, एम लगा रहे हो, डिड लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज़ लॉन्ग रिव्यूअर जो कॉपी चेक कर रहा है, वो उसको समझ में आ जाए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, बस इतना ही चाहिए होता है। तो उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिला। लेकिन मैंने मेहनत किया, ये वाला मेरे लिए आसान काम नहीं था, जो मैंने ये बनाया था। ठीक है? सर वो तो आप बिल्कुल सही बोले, हुँ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो 10th में जो है यहाँ पे बिहार में 10th जी। में आपको इंग्लिश में अगर आप मान लीजिए फेल भी कर जाते तब भी आपको क्लास में निकाल दिया जाता है। 10th आप पास हैं। लेकिन 12th में जैसे कि हम लोग साइंस रखे थे सर, हम साइंस रखे थे, तो साइंस रखने में 12th में फिर जाके जो है अंग्रेजी का वैल्यू बढ़ जाता है, आपको पास करना होगा और सब्जेक्ट सभी सारा इंग्लिश में हो जाता है अब तो। तो वहाँ पे जाके आपको फिर अंग्रेजी आपको आना चाहिए। जी, लेकिन जी। 10th में तो आपको नहीं भी आ जाए तब भी आप कोई बात नहीं, अंग्रेजी को हटा दिया गया है। सर लग सर, सर उत्तर प्रदेश बिहार में अंग्रेजों का विरोध करने की वजह अंग्रेजी का विरोध हो गया। हाँ, ये है। लेकिन है कि जब से मोबाइल फ़ोन आया है ना, लोग जो थोड़ा-सा समझने लगे हैं इधर-उधर, कनेक्ट हो पहले से बेटर हुआ है सर, काफ़ी। आज तो सर ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरा दुनिया से इंटरनेट से हाँ। कनेक्ट हो चुका है और आप हम सब जुड़े हुए हैं। सर आप अभी आप अमेरिका में हैं, सर हम इंडिया में हैं, इतना दूर लेकिन जुड़े हुए हैं। हाँ, ये भी एक उसी का असर है। लेकिन अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं लोग, पहले से ज़्यादा जानते हैं, बात सही है, लेकिन उसका एक फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है ना, पढ़े-लिखे लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं उस चीज़ पे। मैं जॉब के पर्पज़ से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हुँ। जैसे आपके पास नॉलेज था, आपने कंप्यूटर ये यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो खोलने को तो सभी खोल लेते हैं ना, लेकिन आप उसमें अलग क्या करना चाहते हैं, आप हमसे क्यों संपर्क कर रहे हैं? आपका भी कुछ प्लान होगा ना सोचने का कि हुँ। हम अपने चैनल को कैसे मोटिवेट करें लोगों को हमारे चैनल को जुड़े। फर ये जो फर्दर उसका थॉट ग्रोथ के लिए हाँ, जो उसका जो थॉट फर्दर उसका ग्रोथ के लिए। हाँ, वो आपका जो थॉट जो आपके अंदर आया है, वो सबके अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज़ें सबके अंदर थोड़ा डेवलप करनी पड़ेगी, अंग्रेजी जानने के साथ-साथ। अंग्रेजी, हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले। सर ओवरऑल देखा जाए तो आप यूट्यूब को कैसे देखते हैं? इससे पहले भी सर के साथ हम जुड़े हुए थे, आधा इंटरव्यू के बाद 15 मिनट के बाद जो है कटा है दोस्तों, तो इसी कारण से सर अब एक ही सवाल पूछेंगे तो सर भी बोर हो जाएँगे, इसी कारण थोड़ा-सा अलग सवाल है। तो आप यूट्यूब पे यूट्यूब को कैसे देखते हैं? इंडिया में लोगों को स्टार्ट करना चाहिए और उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं? सर वैसे जी, हम जानते हैं कि आपसे यूट्यूब का ट्रिक्स एंड ट्रिक वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जी, जी। फिर भी देखा जाए तो आपके पास इतना सालों का एक्सपीरियंस है हाँ, यूट्यूब का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? यूट्यूब को आप कैसे देखते हैं और किस यूट्यूब तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते यूट्यूब में पहला चीज़ मैं बोलूँगा ना कि विद्यार्थी थोड़ा दूर रहें इससे, अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है? क्योंकि जो आपका पढ़ने का जो उम्र है, ठीक है ना? ये दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है? आप हैं? बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, यूट्यूब वहीं है, वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक वो है? तो आप वही है। उसको पार्ट आप टाइम आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा फुल टाइम नहीं ले हाँ, सकते। फुल टाइम ना आप उस पे ज़्यादा नहीं जो ये यंग लोग होते हैं ना, जो टीन लोग होते हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है ना, वो ज़्यादा ऊर्जा उनसे कहोगे 2 घंटा दो, लेकिन 2 घंटा नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा दे देते हैं वो, ठीक है? नहीं सर, इसमें आजकल में सर क्या है मेन समस्या ये भी है कि लोगों को
यूट्यूब पे देखा जाए तो क्रिएटर्स के कारण से ऐसा माहौल बन चुका है जहाँ पे लोगों को लगता है यूट्यूब वीडियो बनाना मतलब करोड़ों रुपया हम कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। 5 लाख व्यूज पे तो $100 देता है। 5 लाख व्यूज सर महीना में चाहिए तो $100 देता है। 4-5 लाख से कम व्यू जाएगा तो $100 सर नहीं बनेगा। जी, 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 तो जी। सर अगर आपको सर करोड़ों कमाना है तो आपको करोड़ों में व्यूअरशिप चाहिए। जी, 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 जी। उसका मेन कारण है जो हमारे देश के जो कुछ बड़े यूट्यूबर हैं, खास तौर पे टेक्निकल सर वाले, माहौल ऐसे बन। है ना? वो सब हाँ। क्या करते हैं कि बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी गाड़ियाँ, महँगी-महँगी घड़ी, महँगा फ़ोन, घर, ये सब ऐसे दिखा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसका 10% भी मुझे मिलेगा तब भी मैं करोड़पति हो जाऊँगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि विद्यार्थी को अपना मेन फ़ोकस जो विद्या को अर्थ करने वाला है, उसमें एजुकेशन। कीजिए, एजुकेशन एक बार पूरा कर लीजिए ताकि आपके अंदर कोई गिला-शिकवा ये ना सब तो रहे। सर है ही। हाँ, गिला-शिकवा ना रहे ये अपने सब आप तो के साथ। आगे भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है यूट्यूब से आइए, जुड़ पहले से जुड़ना हो जुड़ सकते हो, लेकिन आप उसको एज़ ए एंटरटेनमेंट के तरह करियर ही नहीं। कॉम्पिटिशन की करियर तरह अभी नहीं लेंगे। नहीं। करियर और इससे नहीं ले सकते। हाँ, इसके अलावा अगर आप अब आपको लगता है पढ़ चुके हैं, अगर आपको लगता है आप अनपढ़ हैं और आपको लगता है कि और कुछ काम नहीं बचा है, आपका वो शादी हो गया है, कहीं जॉब नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम जॉब है अपने देश में। तो यूट्यूब एक हुँ। बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। फेसबुक से भी बढ़िया है, आपका इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो है ही नहीं, अभी अमेरिका में तो फ़िलहाल चलता है। लेकिन यूट्यूब बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है और ख़ास तौर पे अनपढ़ लोगों के लिए तो और अच्छा है। ठीक है? अनपढ़ सर लोगों के आप लिए यूएस में हैं। जी। सर एक सेकंड थोड़ा-सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है। आप यूएस में सर टिकटॉक का सर क्या माहौल है? सर ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे यूट्यूब से ज़्यादा सर आजकल टिकटॉक पे देखा जा रहा है। तो आप तो सर अगर वहाँ पे अगर हैं। आप बैन के हिसाब से देख रहे हैं, तो अमेरिका में 2 स्टेट ऐसे हैं, जहाँ पे टिकटॉक बैन होने के लिए कोर्ट में बात गई थी कि हम बैन करेंगे इसको, ठीक है? और उसका मेन कारण है वही प्राइवेसी, वो जो है डाटा को चोरी करते हैं और उसके चाइनीज़ कंपनी। हाँ, हाँ, मेन कारण यही है। लेकिन ये अमेरिका में ये टिकटॉक बहुत पॉपुलर नहीं है वैसे भी इन जनरल देखा जाए। कोई बात तक भी नहीं करता इसके बारे में, कोई कोई बात इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, यूट्यूब भी नहीं है। ठीक है? इंस्टाग्राम हर लोगों के पास है, सब लोग जुड़ते हैं और ट्विटर ट्विटर सबके ट्विटर यहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशनल जो लोग हैं, जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, ज़्यादातर वो ट्वीट से ही सबके सब। जुड़े रहते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को यहाँ पे, पीएचडी स्टूडेंट को, तो जैसे मान लो 20 नंबर का उनका कोई एक है, उसमें से 3 नंबर ऐसे हैं, जो आपको एक कोई रिसर्च आर्टिकल आपको ट्वीट करना है। समझ रहे हो? तो इस टाइप के टास्क दिए जाते हैं बच्चों को यहाँ पे, कि आपको एक रिसर्च पेपर ट्वीट कीजिए। तो ज़ाहिर-सी बात है ट्वीट करने से पहले पढ़ोगे थोड़ा बहुत, कुछ लिखोगे उसके बारे में तो, है ना? तो ट्विटर यहाँ पे नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब तीसरे नंबर पे है। और टिकटॉक तो मुझे लगता है कि अंदर-अंदर सब देखते होंगे, डिस्कशन नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। है तो टिकटॉक तो है ही है यहाँ पे, कोई डिस्कशन नहीं करता उसके, क्योंकि टिकटॉक का जो क्वालिटी मटेरियल है बहुत ऐसा नहीं है कि 4 लोगों के बीच में बैठ के आप डिस्कशन करोगे। तुमने उसका औ वीडियो देखा, तुमने औ उसका वीडियो देखा? ओवरऑल सर उससे अटेंडेंस टाइम का भी लोगों का देखा जाए तो जो सर जो स्क्रीन पे टाइमिंग है वो भी काफ़ी खराब हो चुका है टिकटॉक और शॉर्ट्स वीडियो का वजह से। सर पहले सर कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाते थे तो लोग 10 मिनट 15 मिनट देखते थे, लेकिन अब सर 15-15 सेकंड पे नया चाहिए। तो ये भी सर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट किया है टिकटॉक। और एक वीडियो मैंने देखा था 6 सेकंड का वीडियो, उस पे लिखा था वॉच टिल एंड। ऐसे-ऐसे लोग इसी वीडियो का ओवरऑल सर आप यूट्यूब का आपका जो जर्नी रहा है वो वहाँ पे आपको क्या चीज़ ऐसा लगता है जिसके कारण से आप इतना सर आगे बढ़े यूट्यूब पे सर? 7 लाख से ज़्यादा अभी सर आपके पास यूट्यूब सब्सक्राइबर है देखा जाए तो यूट्यूब देखो, करेंटली। मेरा मेन जो कारण है ना वो है, मैंने यूट्यूब से जब मैंने जुड़ा और लोगों को बताया कि इससे अच्छा है, जुड़िए और साफ-सुथरा प्लेटफ़ॉर्म है अभी भी। और मुझे बहुत मोटिवेट किया और खुद को मैं को दूसरों को भी काफ़ी लोगों को बोला कि आप भी जुड़ो, आप भी जुड़ो। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों ने यूट्यूब चैनल खोले हैं, आज वो अपना परिवार चला रहे हैं सिर्फ़ यूट्यूब की वजह से ही। हमारे घर में ही कम से कम 8-9 चैनल हैं और मैं खुद ही 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। पता नहीं मेरा दूसरा चैनल आपको पता है कि नहीं, लैब एट होम करके, पता है कि नहीं? नहीं सर दूसरा नहीं पता सर, एक ही चैनल के बारे में पता है। ये देखिए, ये मेरा, ये मैं थोड़ा हाँ, उसमें, हाँ, हाँ सर। हाँ सर हम देखे हैं सर, आप एक्सपेरिमेंट सब वहाँ पे डालते रहते हैं ना? जी, 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 जी। ये हाँ, मैं उसी याद है लाइन में याद। रहता हूँ इस समय। अ, तो
उसमें मैं पूरा रिसर्च वाला काम करता हूँ, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और सर आप सर आप चाहे तो हमारे व्यूवर्स को आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि उनको काफ़ी एक हद तक मोटिवेशन मिल सकता है, अगर जी, आप सब चाहें तो। सर जी, क्योंकि जी, ये जी। सर आपका पर्सनल है इसी कारण जी, से। जी, जी। मेरे पास मैं इसे बता दूँ कि हमारा जो परिवार है, हमारे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए। हम 3 भाई, 3 बहन हैं, ठीक है? और हमारे भाई हमसे बड़े हैं और बहन हमसे छोटी है। तो भाइयों में जानते हो पहले के ज़माने में शादी पहले हो जाती है थी, तो बच्चे भी उनके हो गए थे समय से ही। और मैं भी पढ़ता था उसमें, मतलब इतनी गरीबी थी कि आप समझ लो कि जैसे कि अगर किसी को आज बुखार हो गया, ठीक है? अगर पैरासिटामोल पैरासिटामोल खरीदना है, तो पैरासिटामोल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, समझ रहे हैं? और बाकी जूता, कपड़ा खरीदना ये सब तो बहुत दूर की बात है। मतलब साबुन जिस दिन मतलब साबुन हमको तो कभी नहीं मिलता था नहाने के लिए अनटिल अनलेस कोई मेहमान आ गया हो, तो मेहमान के साथ हम सब जाते थे, तो जब मेहमान जब नहा लेते थे कोई रिश्तेदार, तो उसके बाद वो साबुन हम सबको नहाने के लिए मिलता था। ठीक है? ये पार्ले बिस्किट ये सब वो सब सिर्फ़ मटकी में रख के रस्सी से बाँध के ताला लगा के रखा जाता था कि मेहमान आएँगे तभी खुलेगा ये सब चीज़ें। ठीक है? तो ऐसा हम सब बहुत अ, बहुत खराब स्थिति थी हम सबके घर की, ठीक है? और वैसे में पढ़ाई करना और हमारे दोनों बड़े भाई के बच्चे भी थे, तो ज़ाहिर-सी बात है एक फैमिली जहाँ पे परिवार के कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं है और हमको पढ़ाने के लिए देना, तो ये मतलब घर के लिए और बड़ी समस्या थी, ठीक है? और प्लस 3 बहन की शादी, ठीक है? तो कुल मिला-जुला के फाइनेंशियल स्थिति हम सबके घर के बहुत ही खराब थी, तो मेरे पिताजी की चाय की दुकान थी, ठीक है? तो मैं मेरे ख़्याल से 4 साल का था तभी से मैं चाय की दुकान पे ही बैठता था। मैं चाय, पान सबको बेचा करता था। जैसे अड़ोस-पड़ोस में कोई चाय से ऑर्डर आया कोई, तो मैं कटली और ये पूर्वा, कुल्हड़ लेके जाते थे, उसको हुँ। दे के आते थे। हमारा डेली के काम दिन भर बैठे रहते थे और जो मलाई दूध दूध गरम करते समय जो ऊपर मलाई बनती थी, वही मलाई के लिए मैं दिन भर बैठा रहता था। पिताजी हमको वही देते थे और कभी-कभी पार्ले बिस्किट का कोई अगर टूट गया तो वो हमको दे देते थे खाने के लिए, तो हमारा ज़िंदगी ऐसे ही चलता था, ठीक है? पढ़ना-लिखना से कोई मतलब नहीं, कहीं आ जाओ, आ रहे हो, जा रहे हो, पिताजी को भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो पिताजी आज तक भी नहीं जानते कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है? तो उस समय भी नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते हैं। और उसके बाद जब मैंने बीएससी करना शुरू किया, तब मुझे पैसे का एहसास होने लगा कि समय पे मुझे बहुत कम मिलता था पैसे वगैरह, ठीक है? बीएससी में जानते हैं किताब-कॉपी, रूम का किराया ये सब होना ज़रूरत पड़ती थी। तो आपको मैं बता दूँ कि एक बार शादी में जो दोबरा के टाइम पे जो सर पे लाइट नहीं ले जाते हैं, आप देखे होंगे, तो वो लाइट भी मैंने उठाया, वो भी बीएससी सेकंड ईयर में मैंने उठाया है। हाँ, आप ये आपको ये चीज़ मैंने अपने घर पे कभी नहीं बताया। मैं अमेरिका आया था, अमेरिका मेरे पिताजी आए थे एक बार, तो पिताजी को मैंने बताया पहली बार यहाँ पे जब आए थे वो तब, कि मैंने ये सब भी काम कर रखा है, ठीक है? और उसके बाद जब मैं इलाहाबाद गया तो तैयारी करने के लिए तो उसके फाइनेंशियली में तो और दिक्कत आने लगी, वहाँ कुछ ज़्यादा ही आने लगी क्योंकि इलाहाबाद और ज्ञानपुर का खर्च में बहुत अंतर है। और ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हम खिचड़ी बन रहा है, सुबह भी खिचड़ी खा रहे हैं, वही शाम तक ठंडा हो गया, उसी को खाना है, फिर शाम को अगर बनाए तो अगले दिन भी वही खाना है, तो खाने का भी बहुत दिक्कत होता था। मतलब घर पे आके मैं रोता था, अपने भाइयों को डाँटता भी था कि मुझसे खाली पेट नहीं पढ़ा जाएगा, ये वो करके। मतलब गुस्से में मैं बहुत लड़ता भी था कि आप सब पढ़ा नहीं पा रहे हो, ये वो करके। ठीक है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मेहनत करता रहा, मैं मेहनत करता रहा। मेहनत में कोई कमी नहीं किया था मैंने, मेहनत मैंने बहुत किया था। और उसके बाद मेरा पीसीएस प्री भी क्वालीफाई किया था मैंने एक बार, मेंस में मेरा नहीं हुआ था और पीसीएस लोअर में भी हुआ था मेरा एक बार। लेकिन मेरा प्राइमरी फ़ोकस ये नहीं था, मेरा प्राइमरी फ़ोकस था डॉक्टर बनना दरअसल में। वो तो डॉक्टर बनने के साथ-साथ मैंने भर दिया था उसको। फिर डॉक्टर मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे लगा कि यार जब पैसा आज ₹150 नहीं मिलते हैं, तो हम कल
डेढ़ लाख रुपए या 15 लाख रुपए कहाँ से लाएँगे? तो मतलब मुझे मतलब क्लियरली दिख गया था कि ये रास्ता अच्छा नहीं है मेरे लिए। मैं डॉक्टर तो बन जाऊँगा लेकिन उसी चक्की में पूरा पूरा परिवार पूरा पिस जाएगा। तो मैंने जो है गंगा मैया को समर्पित कर दिया सारा किताब-कॉपी। मतलब गंगा मैया में नहीं फेंके, मैंने दे दिया जूनियर को एक। मैंने किताब-कॉपी हटा दिया अपने यहाँ से। उसके बाद से मैंने आईएएस या पीसीएस टाइप के बारे में सोचने लगा। पढ़ाई भी किया और लेकिन मेरा जो माइंड था ना मोर साइंटिफिक था। वो मुझे जनरल नॉलेज, कौन-सा प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन आ रहा है, वहाँ का नीति के अनुसार आप क्या जानते हो? अपना व्यू दीजिए। ये सब मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मैं साइंस की भाषा जानता हूँ, ठीक है? साइंस हमेशा एकदम फैक्ट बेस्ड होता है। ये चीज़ है तो ये है, ये चीज़ नहीं है तो नहीं है। अगर जो आंसर मैं बताऊँगा, वही आंसर वो भी बताएगा, वही आंसर वो भी बताएगा। सब लोग एक ही आंसर होता है साइंस का। अब आर्ट में बहुत डिफरेंट-डिफरेंट अंतर होते हैं। बौद्ध का धम्म, धम्म नहीं है, इसको आप व्याख्या करके बताइए। हम क्या बताएँ व्याख्या करके उसमें, ठीक है? तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन उसी तैयारी के आधार पे मेरा जेआरएफ हो गया था, तो मैं इधर चला आया। और तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका सर लाइफ में जो है काफ़ी स्ट्रगल से भरा हुआ है और आज के समय में लोगों के पास खाने के लिए खाना मिल रहा है, नया स्टूडेंट को मोबाइल मिल रहा है, पढ़ने के लिए कोचिंग मिल रहा है और डिजिटली सर इतना कुछ सर मिल रहा है। आप हाँ, जो चाहे वो सर्च करके पता कर सकते हैं। जी, 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 जी। तो जो हाँ, आपको सर नहीं आ रहा है वो सब आप पता कर सकते हैं, जी, जी, जी। फ्री हम में सर इंटरनेट से। समझ लो कि मैं जब आता था मैं इलाहाबाद से पैसा लेने घर पे, तो मुझे अगर 500 चाहिए होता था तो मेरे मुँह से 500 निकलता ही नहीं था डर के मारे, ठीक है? मुझे पता था घर पे पैसा है नहीं, तो हम मुँह से निकलते-निकलते 150 निकलता था। मुँह से निकला तो दो 200 निकला, तो वो 500 कभी निकला ही नहीं। तो घर से अगर घरवालों से 200 माँगो तो देते थे ₹50, ठीक है? तो आप वैसे भी समझ सकते हो कितना बुरी कंडीशन थी। और फिर मेरे भाभीयों ने अपना गहना-वहना भी बेच दिया पढ़ाने के लिए, कि चलो कोई नहीं अभी ये भी कर सकते। फिर खेत-ओत बेचने की बारी आ गई। तो फिर जब खेत वाली बारी आई थी वही मेडिकल के टाइम की। तब मुझे सोच लिया कि नहीं मुझे इतना ऐसा नहीं ऐसी पढ़ाई पढ़ना ही नहीं है जिसमें खेत बेचना पड़े या फिर इस तरह से करना पड़े। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो आप एक मोटिवेशन हो आज के नए जो यूथ है उनके लिए कि जी, पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ा जा सकता है। उनके पास जो कुछ भी अवेलेबल है वो काफ़ी है जिससे कि वो आज के समय में आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो उन्हें एक चीज़ जो और है ये बताऊँ आपको कि जब मैं बीएससी कर रहा था, तो उसमें मेरी एक छोटी-सी डायरी होती थी, तो मैं उसमें सारा खर्चा लिखता था कि अब तक मैंने कितना खर्चा किया है, ठीक है? ऐसे ही और मैं भी इलाहाबाद गया तो वहाँ पे भी लिखता था। तो जब मैं पीएचडी किया, तो मैंने पूरा जोड़ा उसको कितना मैंने अपने बीएससी, एमएससी में खर्चा किया। तो कुल मैंने ₹64,000 खर्च किए थे, 64,000 ठीक है? और पीएचडी के दौरान जब मैं एडमिशन लिया तो हमारा 4-5 महीने का वेतन नहीं आया था और जब आया तो से एग्ज़ैक्टली 64,000 ही आया वो, समझ रहे हैं? और मैंने भैया को बोला देखा कि आप सबने हमारे ऊपर 64,000 खर्चा किए थे, ये लीजिए अपना 64,000 एक ही झटके में वो बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि एजुकेशन बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये वो वाला जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो वाला एजुकेशन वो नहीं जो आप सोच रहे हो कि या फिर हमने हमारे पास 9th में पास कर लिया, 10th में पास कर वो वाला एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन का मतलब एक ऐसा है कि वो आपको आपको जीने का ज़रिया सिखाता है और आपको अ, नौकरी दिलाएगा, फिर उसी नौकरी से आपकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, उसी बच्चे का पालन-पोषण, वो सारी चीज़ें आपको कोई एक दे पाता है, तो वो है एजुकेशन। सर ये बात तो आपसे बिल्कुल सही बोले सर। ओवरऑल देखा जाए तो हर फैमिली में भी सर, जी। मेरे भी जो फादर थे वो सर किसान ही थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और फिर वो गवर्नमेंट जॉब में गए इंडियन एयर फोर्स में और ओवरऑल सर पूरा फैमिली सर बदल गया उसके बाद जी, लाइफ़स्टाइल जी। जी, सभी जी। का। तो एजुकेशन ऐसा चीज़ है पहले के समय में और आज भी जो है ये देखा जाए तो आज के समय में लोग सोचते हैं कि एक डॉली चाय वाला जो है वो आगे बढ़ गया था ऐसा बहुत कम चांस होता है लेकिन ओवरऑल आज भी देखा जाए तो 95% चांस है कि आप एक अच्छा एजुकेशन लेते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हुँ। और आज के समय में सर तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपका किताब का ही नॉलेज नहीं बल्कि ओवरऑल आपका बाहर का हुँ। भी नॉलेज होना हाँ, ज़रूरी है। हाँ, हाँ, हाँ। वही पॉइंट में आने वाला था कि तभी आप एजुकेशन का सही मतलब समझ पाओगे। जैसे कि अगर आपको कार चला रहे हो, रेड लाइट है, आपको पता है कि आपको रुकना है, आप कोई नहीं है तो आप चोरी से निकल भी सकते हो। तो लेकिन अगर आपके पास सही एजुकेशन है तो आप रुकोगे उस लाइट पे,
क्योंकि कोई कभी भी कहीं से भी आ सकता है, नहीं नहीं भी आता है तो आपको जो आपका भारत सरकार का जो नियम कानून है हमारे ट्रैफिक के, उसको तो पालन करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? और एक चीज़ और मैं और बता दूँ, आजकल के डेट में जैसे अपने देश में बहुत ज़्यादा ये सब हिंदू, मुस्लिम हो रहा है। इससे क्या होता है कि हमारे विद्यार्थी ग्रुप का जो है बहुत बड़ा डाइवर्जन होता है सोचने-समझने का। क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि 10 बच्चे हैं और 9th-10th में पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, ठीक है? तो जो अलग सोचता है ना, वो थोड़ा अलग करता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है? तो जो अलग सोचने का जो समय होता है, वो समय हम जो है इन सब चीज़ों में दे देते हैं, फालतू की चीज़ों में, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा में कोई किससे लड़ रहा है, सर कौन किससे लड़ रहा है, सर तो उससे क्या मेन देखा जाए तो सर एक ही बात हम बोलते हैं आज के से यूथ को, यहीं से तो हुँ, आप इससे जुड़े हुए हैं। जी। इंडियन यूथ को और किसी को लग रहा है कि हमारा धर्म खतरा में है या फिर हम खतरे में है, हमारा कास्ट खतरा में है, तो आपको एक बार जाके सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जो है नाजी जर्मनी का एक बार स्टोरी आप पढ़िए। जी। वहां पे सर इतना बड़ा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है सर, मेरा पर्सनली सर वैसे तो मैं बीसीए कर रहा हूँ, उसके बाद एमसीए करना है और उसके बाद फिर पीएचडी करना, जो कुछ लोग आगे मतलब जी। इन कंप्यूटर लाइन में सर मेरा भी इंटरेस्ट है। लेकिन सर हिस्ट्री में पर्सनली मुझे काफी लगाव है, कैरियर उतना अच्छा नहीं है इसी कारण से हम हिस्ट्री नहीं लिए। नहीं तो हुँ, वैसे सर ओवरऑल वर्ल्ड वॉर टू में मुझे काफी इंटरेस्ट है, तो वहां पे सर हम वर्ल्ड वॉर टू में एक चीज देखे थे उस समय में, पूरा जर्मन और जैपनीज यूथ सब जो था वो जैसे आज के समय में इंडिया में चल रहा है ये तो कुछ नहीं है। जी, जी, जी। लोग समझते हैं कि हमारा वही धर्म मैं कह रहा खतरा हूँ ना में, ये कि खतरा में, वो धर्म खतरा भैया में है। धर्म जहाँ पे है, वो अच्छा है, उसको रहने दीजिए। वो किसी का धर्म किसी के करने से छोटा-बड़ा कभी नहीं हो जाता है। आप मतलब इतना ज़्यादा हो गया ना कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे हमारा विद्यार्थी वर्ग, और साइंस के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। साइंस के बच्चे इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर हर एक, मैं साइंस के ही नहीं, मैं सबको कहूँगा। साइंस के स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझो कि जैसे कि एक टेक्स्ट बुक है, 10 चैप्टर, 10 बच्चों को दे दिया पढ़ने, 10 ने याद कर लिया, पूरा याद है सबको। परीक्षा दे दी, परीक्षा में टॉप भी कर लिया। लेकिन लेकिन जो अलग से सोचने का, समझने का जो एक नज़रिया होता है ना, वो चीज़ आपको एकाग्रता से ही आती है। जब आप ध्यान करके बैठते हो, सोचते हो कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने से आखिर में फ़ायदा क्या होगा, इसके पहले क्या पढ़ा गया था, ये चीज़ इसमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है ना? ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, बीडीएस के बच्चे क्या पढ़ते होंगे? क्या वो भी ऐसे पढ़ते होंगे? मतलब ये जो अलग से जो सोचने की क्षमता आएगी, यही चीज़ जो छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको नई डिस्कवरी करने का जो दिमाग पैदा करता है लोगों में, कि अगर वो चीज़ पानी तालाब से ला रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करके हम इस पानी ऐसे भी ला सकते हैं, जिसको जुगाड़ बोलते हैं। तो जो जुगाड़ क्या है, एक तरह से डिस्कवरी ही तो है ना। जुगाड़ सबको नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोगों का जो एक्स्ट्रा जो जो सोचने, समझने, थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेसिंग का जो समय होता है, वो समय हम दे दिए हैं सोशल मीडिया पे, जो भी कचरा चल रहा है ना? देश में नफ़रत है, क्या है, में कैसे है? सर मेन देखा जाए तो राष्ट्रवाद की भावना सर ऐसा भावना है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी को सर इतना आगे ले गया, और जी, चाइना को भी कहीं न कहीं उसके राष्ट्रवाद की भावना ही आगे ले गया। और जी। राष्ट्रवाद का भावना ही सर एक ऐसा चीज़ है जी, जो जी, कि जर्मनी और जापान को सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में ले गया। सर वो जी, राष्ट्रवाद ही था ना, जी, नेशनलिज़्म ही था ना, जो हिटलर के अंदर काफ़ी था। सर जी। हिटलर हाँ, जर्मनी का विरोधी नहीं था। हाँ, जी, वो जी। जर्मनी और जर्मनी के लोगों का भला ही चाहता था, लेकिन जी, उसके जी। अंदर में इतना अधिक राष्ट्रवाद हो गया कि वो हाँ, ज्यूइश हमारे लिए खतरा है, ये हाँ, हमारे हाँ। लिए खतरा है। तो हाँ, इतना अधिक राष्ट्रवाद चला गया कि वो पूरा का पूरा देश को ही हाँ। डुबा दिया। जी, उसके जी। बाद सर जब ये युद्ध खत्म हुआ तो क्या-क्या नहीं वहाँ पे हुआ। जी, जी, और जी। फिर वही राष्ट्रवाद का भावना है जो फिर इतना मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा जाए तो जर्मनी का क्या हुँ, हालत हो गया था, जी, जापान पे न्यूक्लियर बम गिरा था। लेकिन फिर से वो लोग आगे बढ़ गए क्योंकि वो राष्ट्रवाद का भावना ही है। जी, जी। इंडिया के लोगों को ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद का भावना आपको काफ़ी आगे ले जाएगा, जी, जी। लेकिन वही राष्ट्रवाद का भावना अगर उल्टा पड़ गया, हाँ। तो जो है वो भी चला जाएगा। जी, 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 जी। इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को ना बहुत कुछ सीखना है अभी भी। ये आप भारत देश को अगर आपको आगे ले जाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो विकसित देश बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। लेकिन ज़रा-सा भी तो अगर आगे बढ़ाना इतना है ना, तो आपको अपने सर थॉट को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। हर एक सर इंसान का उतना ही महत्व है जितना आपका है। सब देश उन्हीं का है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इसमें बड़ा है, कोई छोटा है। किसी को अगर आप कह रहे हो कि फला-फला है वो, तो इसलिए वो अच्छा इंसान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका जो डेवलपमेंट का जो एक 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 रत्ती भर का इफ़ेक्ट है भारत के लिए, उस कह रहे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा।
समझ रहे हो? सोचो कि छोटे-छोटे करके आप कितने लोगों को मना कर रहे हो कि हमें नहीं चाहिए करके। तो अगर यही प्रक्रिया ज़्यादा दिन तक चलती रहेगी तो जो डिस्कवरी होती है, जो भी नई-नई चीज़ें आती हैं, हम जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे। चाइना से बन के आएगा, अमेरिका से बन के आएगा क्योंकि हम डिस्कवरी कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए जो है थोड़ा-सा अपने चलिए, आर्ट को जो है ना सोचना, अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसानियत तो ये मतलब बात तो ज़रूरी है। ये बात तो सर बिल्कुल सही बोले हैं और ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया को यूथ को ये बात समझना होगा। और सर ये इकोनॉमी के सबका बात जो आप कर रहे हैं, ये हमारा देश का ये 3.5 3.6 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, हम दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना इकोनॉमी चीन का 2006 में था। जी। 2006 में सर मेरा जन्म हुआ था। 2006 में ही जो है चीन का हम जब चेक किए थे तो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का जो है जीडीपी हुआ करता था। अब उस समय में आप सब चाइना को देखिए सर, चाइना किसी को कुछ नहीं कर रहा था। जी। सुपर पावर बनेंगे, ये बनेंगे तो दूर का बात है। चीन उस समय हम सबको बोलता था कि हम सबसे गरीब देश है, हमें आप लोग जो हमें हमसे आप एफटीए कीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमको अपने देश में अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमको सामान एक्सपोर्ट करना है। जी, जी, और जी। सर इंडिया इंडिया में लोग सर समझ नहीं रहे, अभी राष्ट्रवाद की भावना जगा के और हम सर युद्ध पे उतर आए, कम सेकंड वो हम सर सुपर पावर बन चुके हैं, ये बन चुके हैं। लेकिन सर अभी हमारे देश का ये स्थिति नहीं है क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम अमेरिका का जो आज के समय में लगभग 73-74 थाउजेंड डॉलर है सर। इंडिया का $2,500 के समथिंग पर कैपिटा, यानी औसतन आमदनियां है एक आदमी का, देखा जाए तो साल का कितना फर्क है जी, आप जी। देख सकते हैं। जी, जी। तो आज के समय में इधर यूथ को ये बात समझना होगा कि ये अभी हम बहुत पीछे हैं जी, जी। दुनिया से, एक बात एजुकेशन सीधा भी मानना। हाँ, और इसका पूरा एक ही आंसर है एजुकेशन। एजुकेशन अच्छा रहेगा, एजुकेशन का मतलब वो वाला नहीं जो विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय आता है और विनय से क्या आती विद्या ददात विनयम और विनयम ददात समथिंग विद्या से ना विनय सिर्फ सर ना सिर्फ सर एजुकेशन बल्कि ईमानदारी भी होना चाहिए हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो जो आज के विद्या समय। ददात विनयम वाला जो 4 लाइन है ना, उसको समझेंगे वही पूरा उसका सार है उसमें छुपा हुआ है। विद्या ददात विनय मतलब विनय आता है, विनय आएगा आपके अंदर तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि अगर आप टोमेटो सॉस की कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें कभी ज़हर नहीं मिलाएँगे उसमें, ठीक है? अगर आप दूध की वो कंपनी खोलेंगे पैकेट में तो उसमें कभी वो डिटर्जेंट नहीं डाल देंगे, ज़हर नहीं डाल देंगे, बच्चे पीते हैं उस चीज़ को। तो वो सब चीज़ें होगा, अगर आप क्वालिटी बढ़ाओगे तो अमेरिका वाले कहेंगे यार अमेरिका में एक फला दूध आता है, इंडिया से एक दूध बनता है, वो दूध बड़ा अच्छा है। तो अमेरिका वाले भी आपसे ऑर्डर करके मँगाएँगे। चाइना का ही देख लीजिए, आज पूरे विश्व में 90% अमेरिका का चीज़ सब चाइना से आता है, सब चाइना से आता है। क्यों? क्योंकि हमें पा, ट्रस्ट है उनके ऊपर। पाँच 500 बिलियन डॉलर का सर अमेरिका का एक्सपोर्ट है चीन से। लगभग 720 बिलियन डॉलर का अमेरिका चाइना का ट्रेड है। उसमें से जी, 500 बिलियन डॉलर से अधिक, 515 या 525-30 बिलियन डॉलर के समथिंग सर ट्रेड है। भाई डोनाल्ड ट्रम्प सर ट्रेड बैरियर नहीं लगाता अमेरिका के, चीन के साथ अगर युद्ध नहीं करता, ये ट्रेड वार, तो हुँ, आज के समय में सर अमेरिका और चीन का व्यापार $1 ट्रिलियन से भी अधिक होता जी। वहीं मैं एक तरह है। मैं और कहूँगा कि भारत में अभी भी सर बहुत आप लोगों लोग का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा है और कनाडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। और इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। $112 बिलियन के आसपास चीन और इंडिया का व्यापार होता है। और इंडिया अमेरिका का जो व्यापार होता है वो लगभग सर 105 या $7 बिलियन होता है। एक समय में अमेरिका सबसे पहला बन चुका था। जी, और सर देखा जाए तो अभी सर इस दोनों का एक हालत सर ओवरव्यू देना चाहूंगा सर, 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट से जी, मैक्सिमम जी, जी, रहेगा। जी। सर चीन चीन का जो है, हमारा और चीन का जो व्यापार है उसमें $80 बिलियन हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, यानी कि हम मंगाते हैं, जी, एक्सपोर्ट तो वही सर हम 25-30 बिलियन डॉलर का करते हैं चीन के अंदर में, वो भी रॉ मटेरियल सर, अच्छा फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं अच्छा। करते हैं। हुँ, आज हम सर यहाँ से जो है रॉ मटेरियल चीन को एक्सपोर्ट करते हैं, चीन वहां से फिनिश करके प्रोडक्ट बना के हमको एक्सपोर्ट कर देता हाँ, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। फिनिश करना। 400 सर ओवरऑल इंडिया का जो है सर पिछले साल का देखा जाए तो $250 बिलियन का जो है सर्विस एक्सपोर्ट था, यानी आईटी एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं। और $400 बिलियन का सर हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था, यानी कि ये प्रोडक्ट सब होता है। जी, जी, जी। अभी भी आईफोन सर इंडिया में असेंबल हो रहा है। असेंबल होने का मतलब हो गया कि डिस्प्ले इंपोर्ट किया गया, उसका प्रोसेसर से इंपोर्ट हुआ, बैटरी इंपोर्ट हुआ, बैक अच्छा, के कवर इंपोर्ट हुआ, सबको बनाया गया, मतलब जोड़ा गया, फोन बन गया। वहां पे लिखा गया असेंबल इन इंडिया, डिजाइन इन कैलिफोर्निया।
हाँ, सही बताया आपने, सही पकड़े। सर तो दुनिया में सर बहुत सर अभी इकोनॉमी में देखा जाए साइंस में तो चीन जो है ना सर वो बेसिकली करता क्या है, चीन को लोग बोलता है कि रिप्लेस हो जाए खत्म हो जाएगा। चीन सर ना सिर्फ मोबाइल बनाता है, लोग समझते हैं हम चीन से मोबाइल छीन लेंगे ना तो चीन खत्म हो जाएगा। एक मिनट अमेरिका या यूरोप या इंडिया सब सोचता है चीन से अगर फैक्ट्री चला जाएगा चीन खत्म हो। चीन सर मोबाइल से ज्यादा सर आप मोबाइल में जो नट लगता है उस वो भी वही बनाता है। तो छोटा छोटा कंपोनेंट जो है ना प्रोडक्ट का चीन वो उसमें काफी ज्यादा वो एक्सपर्ट है। उसके बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर सब है, जो चीन का जो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर सब है वो छोटा छोटा। अब जैसे कि आप और एक बाइक देखा जाए तो आप इंडिया में बाइक बना सकते हैं, मेड इन इंडिया के अंतर्गत हम बाइक बनाएंगे, लेकिन सर बाइक का जो नट है ना वो चीन से बन के आएगा। अच्छा। वो आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं कि अपना जो एमएसएमई है अपना देश का यानी मीडियम और माइक्रो और स्मॉल जो जो बिजनेस सब है उसको सर यहाँ पे जो है वो बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। सरकार योजना चला देता है कि ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन उसे बढ़ावा नहीं है। चीन के अंदर में इंडिया में सर 63,000 से ज्यादा एमएसएमई बिजनेस है छोटा बड़ा। चीन में सर सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और इंडिया के टोटल जीडीपी में सिर्फ 7 या 8% का ही एमएसएमई का योगदान है। चीन में वही 27% है। तो आप देख सकते हैं दोनों में फर्क। यानी चीन में काफी कम है इंडिया से एमएसएमई, लेकिन उसका जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट वहाँ वो जो कंपनी सब है छोटा छोटा उसका हालत फिर इंडिया से काफी अच्छा है। और इसी कारण से चीन को इतना आसान नहीं है कि हम रिप्लेस कर दें। कोई भी देश अभी के समय में चीन को 5-10 साल में कुछ नहीं कर सकते। चीन का विनाश एक ही तरीके से हो सकता है, वो चीन खुद कर ले। वो किस तरीके से? उसका एजिंग पॉपुलेशन। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी है, लोग बुरा हो रहा है सेम वैसा ही जैसे जापान का। जापान को अमेरिका कभी पीछे नहीं कर पाता था, अभी अमेरिका से बड़ा इकोनॉमी जापान होता है। 2000 सर आप 7-8 में जाके देखे, 2007 या 3 के समथिंग, अब साल हमको याद नहीं है। उसमें में अमेरिका $6 ट्रिलियन का इकोनॉमी था और जापान $5 ट्रिलियन का। सिर्फ $1 ट्रिलियन का फर्क रह गया था। लेकिन उसी समय में जापान में क्या घटना घटा तो वहां पे जो है वहां का जो हाउसिंग मार्केट है उसका जो है वो बबल फूटा, जिसके बाद स्टॉक मार्केट जापान का नीचे गया। और उसके बाद जापान में जो डिप्रेशन जो शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है। और जापान का आज भी जो है जीडीपी $5 ट्रिलियन है, अभी तो $4.92 ट्रिलियन हो गया। यानी घट जाता है बढ़ता नहीं है, बढ़ता भी है तो 0.1%। तो ये जो है सर इतना आसान नहीं है। चीन का सर विनाश हो सकता है, अमेरिका का सर इसीलिए कुछ नहीं होता है कि अमेरिका करता क्या है। अब जैसे आप सर इतना पढ़ाई लिखाई किए, इतना लेकिन एजुकेशन लेकिन लिए, किसी भी देश के विनाश के बारे में हम बेस्ट सोच बने और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की लाइन को अगर बढ़ना है तो अपनी लाइन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यही एक अच्छा तरीका मुझे लगता है। नहीं, और उसका वो तो सर आप बिल्कुल सही बोले। तो यूएस का जो है मेन इकोनॉमी, यूएस को इसी कारण से कोई पीछे नहीं कर सकता। वहां पे R&D बहुत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी। उसमें सर अमेरिका को कोई पीछे नहीं कर सकता है। हाँ, हाँ। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च पे जो देश पैसा लगाता है वो यूएस है। हाँ, हाँ। मतलब ओवरऑल अगर आप पर कैपिटा साइज में देखेंगे तो इजराइल नंबर 1 पे है, लेकिन ओवरऑल अगर स्केल पे देखेंगे तो अमेरिका है जो है नंबर 1 पे। अमेरिका $1 ट्रिलियन के आसपास सर अपना रिसर्च में पैसा देता है। जी, इंडिया सर सिर्फ अपना जीडीपी का 0.3%, यानी हम रिसर्च पे कुछ दे ही नहीं रहे हैं। जी। सर हमारे जो साइंटिस्ट है उनको हम रिसर्च के नाम पे कुछ पैसा दे ही नहीं रहे। जी, जी, जी। हमारा तो सारा सर पैसा जो है वो बेसिकली हमारे देश के ज्यादातर जो पैसा है वो सरकार की स्कीम पे चला जाता है। अब आप बिजली फ्री दे रहे हैं, आप जो है सर बेसिक कई चीज फ्री दे रहे हैं जो जरूरी है दीजिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना जरूरी है, हम समझते हैं। लेकिन इंडिया में जो है बेफालतू को चीज भी काफी दिया जा रहा है जिससे सरकार पे बोझ आ रहा है। जो सही चीज है उसे तो हम दे ही नहीं रहे हैं। हम एजुकेशन में अब आपसे देखेंगे मेडिकल का इंडिया में सर 1.5 लाख के आसपास सीट होगा सर। सरकारी कॉलेज का 1 लाख 1.5 लाख सीट वही है। अब जी, सर हमारे देश का आबादी 140 करोड़ है, उसमें से कुछ बच्चा सर विदेश भी जाएगा। जी, जी। उसमें से 20-25% तो आप रख दीजिए जो बाहर चला जाएगा। जो अच्छी बात है सर हमारे ओवरऑल कम्युनिटी के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए। हमारे लोग अगर वहां पे जाते हैं सर, आप ही गए वहां पे, लेकिन आपके जो बच्चे उसे आप हिंदी भी सिखा रहे हैं। इन्फ्लुएंस तो इंडिया का जा रहा है वहां पे। जी, वो जी। बच्चा जब बड़ा होगा और उसका भी नेक्स्ट जो जनरेशन होगा उसको ये तो पता रहेगा कि हमारा रूट जो है इंडिया से। हाँ, हाँ। भले वो एक अमेरिकी है, उसे वो एक पूरा तरह से अमेरिकी है, उसको इंडिया से शायद किसी तरीके का कोई उतना नहीं हो सकता है, लेकिन उसका रूट जो है इंडिया से, इसके लेकर उसको अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के प्रति।
जी, ये कहीं न कहीं अच्छा चीज़ होता है हर देश के लिए। ये जी, तो जी। करना ही चाहिए, लेकिन ये सब देखा जाए तो ये इतना जो है ओवरऑल देखा जाए तो हमें भी मेडिकल सीट को बढ़ाने का ज़रूरत है। इंजीनियरिंग में जो है वहाँ पे कई सारे नए कॉलेज को बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना आबादी देखना है ना, हमारा आबादी इतना ज़्यादा है। हुँ, हमें सर इम्प्रूव करने का ज़रूरत है और सर कॉलेज चाहिए सर। ख़ास करके सर जो ये हायर एजुकेशन है वहाँ पे इंडिया का स्थिति बहुत खराब हुँ। बहुत अभी खराब मैं है। इंडिया गया था इस यूक्रेन बार, ठीक है? यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जो देश है सर, एक सेकंड, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जो देश है, वहाँ पे 60 लाख में सर इंजीनियरिंग में सर एमबीबीएस हो रहा है, अच्छा, मेडिकल का। और इंडिया में 1 करोड़ 40-45 लाख रुपया लगता है, क्या बात कर रहे प्राइवेट हैं? कॉलेज का। इतना 1 ज़्यादा? करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है आज के समय में इंडिया ये में, अगर आप एमबीए की मेडिकल बात कर रहे हैं? प्राइवेट से करना, एमबीबीएस का सर। एमबीबीएस हाँ, एमबीबीएस हाँ। 65 लाख सब में आपको रसिया, उज़्बेकिस्तान में होता है। हमारा एक दोस्त है, अभी सर गया है रसिया हाँ, पढ़ने हाँ, के बहुत लिए, लोग हमारे भी उसका दोस्त लोग गए, 65 लाख लगा है। जो यहाँ नहीं होता है, वहाँ जाते हैं सस्ते में करके चले आ रहे हैं। सर हमारे पास इतना सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है, इतना सारा पैसा है, अगर उज़्बेकिस्तान दे सकता है तो हम भी दे सकते हैं। हुँ, लैंड हुँ। के हिसाब से तो हम ही सर दुनिया का जो है 7वाँ सबसे बड़ा देश तो है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मेडिकल स्टूडेंट के साथ-साथ जो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों की संख्या है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल सर इंडिया का स्थिति अभी भी बहुत खराब है। सर हो जाएगा। बहुत-बहुत सर धन्यवाद जुड़ने के लिए। मीटिंग सर अभी लंबा चलता जाएगा, इंटरव्यू तो बहुत है आपको भी। जी। लेकिन सर अभी अभी सर बहुत समय है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी बहुत समय है। अभी हमें इतना जल्दी हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हम हर वीडियो में सर यही बात बोलते हैं, हम जो न्यूज़ सब कवर करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं, अक्सर हम ये बात बोलते हैं कि अभी हमें हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि अभी हमें चुपचाप एकदम से शांत होके अपने इकोनॉमिक फोकस ग्रोथ पे करना चाहिए। जी, जी, एक जी। बार से आर्थिक तरक्की कर लिए, उसके बाद सर कुछ नहीं होगा। एक बार इकोनॉमिक तरक्की, लड़ाई भी करने के लिए सर पैसा चाहिए। एक हुँ। ब्रह्मोस अगर हम मारते हैं तो उसमें लगभग 300 करोड़ का खर्चा आता है। जी, जी, जी। अगर लड़ाई भी करेंगे उसके लिए सर जेब में सर पैसा चाहिए तभी ना लड़ाई होगा। पैसा हाँ, है ही नहीं, जाके हम 10 से 15 दिन आप लड़ाई करेंगे सर, आपका तेल खत्म हो जाएगा इंडिया का। 10 दिन आप अगर लड़ाई में फुल फ्लैक्स करना शुरू कर दिए, ऑयल इंडिया का खत्म हो जाएगा, इंडिया के पास जो रिजर्व है। औ और देखा जाए तो हम अगर लगातार युद्ध किए तो हम 3 से 4 महीना में हमारा जो कुछ भी रिजर्व है $700 बिलियन के आसपास वो चला जाएगा। 700-800 बिलियन डॉलर का रिजर्व जो हम मुश्किल से 3 से 4 महीने तक का युद्ध ही कर सकते हैं। तो आप हुँ। युद्ध भी करेंगे तो 3-4 महीने को उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो पड़ोसी देश है, चीन और पाकिस्तान, मेन पाकिस्तान को तो ये आप चीन का ही आप आपका असल दुश्मन है। वही हुआ, क्योंकि अब ओवरऑल देखा जाए तो चीन जो है आर्थिक जैसे-जैसे तरक्की करेगा, वैसे-वैसे हमें खतरा सर चीन से ही है, जी। पाकिस्तान से नहीं है। आप तो चीन के पीछे पड़े हुए हैं। सर पीछे से पड़े नहीं हुए हैं। सर आप जितना बड़ा दुश्मन बनाएँगे आप उतना ही तरक्की करेंगे। दुश्मनी भी कीजिए तो उससे कीजिए जिसका मुकाबला करते-करते आप जो है ये तो स है। सर अगर आप चाँद पे जाने के बारे में सोचना शुरू कर दें, उस पे मेहनत करें, तो हुँ। आप जो है आसमान में तो पहुँच ही जाएँगे। तो आप धरती से काफ़ी ऊपर तो चले ही गए ना। सर हाँ, ये टारगेट इतना बड़ा कीजिए कि अगर आप 50% भी उसका अचीव कर लिए तब भी आप बहुत आगे निकल जाएँ। जी, जी, जी। चीन के साथ मुकाबला करने का ये मतलब मेरा कहने का बिल्कुल नहीं है कि हम चीन के साथ युद्ध करें। चीन का मुकाबला करने का मतलब ये है कि हम उसके इकोनॉमी वाइज़ उससे कॉम्पिटिशन करें। आईटी हुँ, मार्केट ऑलरेडी हमारा मजबूत है सर देश का। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत कर लें तो सर हमारा इकोनॉमी देश का काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। हुँ, और हुँ। ईमानदारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुल हाँ, बनाए या वही भागे। मैं कह रहा हूँ कि ना वो ईमानदारी एजुकेशन से आएगा। विद्या ददाति विनयम वाले हाँ, से ही आएगा। और जैसे मैं एक्चुअली मैं बता दूँ आपको कि अमेरिका में जो हम सब ऑफ़िस में आते-जाते मिलते हैं, हम सब आपस में इतना दिन हो गया आज तक मिले से कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन से धर्म से हो, कौन से धर्म को मानते हो, समझ रहे हो? तो फालतू के जो और राजनीति की नहीं बात होती है। ट्रम्प जीत रहा है, अभी देखो चुनाव इतने सर पे अभी होने वाला है अगले महीने या इसी महीने में कब होने वाला है, लेकिन लैब में कोई चर्चा ही नहीं करता कि कौन कहाँ जीत रहा है, किसको देना है, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया अलग, हमारा दुनिया अलग है। वो होना भी यही चाहिए क्योंकि जो जो प्रेसिडेंट बनेंगे या प्रधानमंत्री जो बनेंगे, उनके बारे में हमको क्या सोचना? मतलब हमको वोट के दिन जाना होगा, वोट देके चले आएँगे, जो उनका काम है वो करेंगे, जो हमारा काम है हम उसको अच्छे से करें। उसी प्रकार से मतलब सर इंडिया में भी जो बंदा अपना काम कर रहा है, उसी को ईमानदारी से करे, देश अपने आप आगे चला जाएगा।
देश तो हलवा। सर आगे जाएगा, लेकिन मेन क्या है सर, हमारे लोगों का ना सर, जो काफी ज्यादा जो ये रिलीजन, कास्ट, इस सब हाँ, के पीछे सर ज्यादा ध्यान। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समय उसी ज, उसी में चला जा रहा है। जबकि सर डीएनए में देखेंगे तो सभी का डीएनए एक ही जैसा है। और सर थोड़ा सा बदलाव है कि, लेकिन सर उतना भी नहीं है कि हम ये बोल सके कि ये है। और सर लोग ये बात समझते नहीं है कि डीएनए सबका एक ही है, हम सब इंडियन ओरिजिन के हैं। अच्छा, हम सब जितने भी नॉर्थ में रहने वाले हैं, हम सब में R1 डीएनए ज्यादा होगा, क्योंकि इंडियन एरियन डीएनए है वो ज्यादा है। साउथ में जो है द्रवियन का डीएनए ज्यादा है, क्योंकि सर थोड़ा सा कम, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डीएनए का फर्क है। लेकिन सर नॉर्थ में रहने वाले सभी आदमी का डीएनए एक ही है, चाहे वो हाँ, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से। क्योंकि हाँ, सर हम सब वही मैं कह रहा हूँ ये जब बात लोगों को सब मतलब डीएनए में शायद अगर अगर आप थोड़ा बहुत क्रोमोसोम या कुछ अंतर हो भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? सब इंसान ही तो हैं, चाहे चाहे कोई भी वो हो। सभी चाहे में वो भारतीय है सभी में सर फर्क पड़ेगा। ना? वो तो अगर सभी वो में सर थोड़ा ना फर्क पड़ेगा ना सर। ओवरऑल सर देखा जाए तो लोगों को ये बात समझना होगा कि इतने सालों तक जो हुआ है उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे तो हम सर इतना पैसा था, इतना ताकतवर इंडिया एक्सप्रेस देश हुआ करता था, हम बुरे किस लिए, हम हारे किस लिए? हम इसलिए हार गए सर, क्योंकि हमने एक छोटे से आबादी वाले जो है सो कॉल्ड कास्ट को हमने बोला यही राजा बनेंगे, यही लोग लड़ेंगे, बाकी सब जो है बैठे रहेंगे। तो जब वो लोग हार जाते थे तब सर जो कोई भी आगे बुला होता था वो हमारे देश के अंदर घुस जाता था। क्योंकि हमने सर कभी भी अपने लोगों को, ओवरऑल हमने कभी सर इस हिसाब से नहीं देखा कि जिसके अंदर में जो काबिलियत है वो करेगा। जो जहाँ आप किस में जन्म लिया है, ये सर ज्यादा मायने रखने लगा इंडिया में हाँ, पुराने हाँ। समय में। और जी। अभी भी सर देखा जाए तो इसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी सर इसका स्थिति बहुत खराब, जी, जी, जी। अभी भी स्थिति बहुत खराब है इंडिया में। और इंडिया जी, के लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर आगे बढ़ना है तो इस चीज को सबसे पहले भूलना होगा कि कौन कहाँ जन्म लिया, बल्कि यहाँ पे ध्यान देना है कि उसके किसके अंदर में कौन सा काबिलियत है जिसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। कोई अगर जी। किसी भी कास्ट का हो, कोई अगर ब्राह्मण जो है अगर अच्छे तरीके से बिजनेस में उसका दिमाग लगता है तो वो बिजनेसमैन बनेगा, जी, जी, जी। व्यापारी बनना चाहिए। कोई अगर सो कॉल्ड, हम तो ऐसे सर मानते ही नहीं है इस सब चीज में, लेकिन आप जो कोई भी कास्ट समझ, सो कॉल्ड आप बोल समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा पढ़ने में अच्छा है तो वो टीचर बनेगा। हुँ। इस बात में कोई शक की बात नहीं होना चाहिए। और हमें सर कास्ट सिस्टम को भी भूल के आगे बढ़ना चाहिए। जी। यूरोप के लोग भी सर भूले हैं सर, 15 सेंचुरी में, 13 14 सेंचुरी में यूरोप में जो है सर डार्क एज जो कहा जाता है, उसमें यूरोप में भी ऐसा ही था ना। जिस महिला पे शक आता था कि ये विडो, सर ये सर, सॉरी सर, ये जो कौन कहते हैं वो अपना समय जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर कर रही है, जो कुछ जिस किसी में शक होता है उसको जिंदा जला दिया जाता। हाँ, हाँ। यूरोप चर्च में के भी पास था। पावर होता था। वहाँ दहेज भी होता था हमें यूरोप में 17वीं शताब्दी। वहां पे अगर किसी पे शक हो गया कि ये जो है ब्लैक ब्लैक मैजिक कर रहा है, 15 सेंचुरी में से काफी पीक पे था, हुँ। 15 14 13 सेंचुरी में डार्क जी। एज भी यूरोप का कहा जाता है। यूरोप जब उससे निकला, लाइटमेंट हुआ यूरोप में, उसके बाद ही सर अमेरिका का खोज हुआ, उसके बाद ही यूरोपियन आगे बढ़े, जब जी, वो जी। इस चीज को भूल गए। जी, जी। और भूल भी गए और आपको पता होगा आर्किमिडीज़ वगैरह को कितना मारा-पीटा गया था और आपका क्या नाम था उनका? जिन्होंने गैलीलियो को भी गैलीलियो सर काफी ज्यादा परेशान, गैलीलियो उनको भी काफी परेशान किया गया। उनको तो जेल में रख दिया गया था। उन्होंने बेचारे अपने 2 बहनों को उन्होंने बताया था कि जो ग्रह सब है वो गोल है, धरती गोल है, ये बात उन्होंने बोला था। उस समय भी इसको लेकर उनपे जो है काफी ज्यादा जो है वो जेल में परेशानी रखे देखना थे। पड़ा उनको। बाकी के जीवन उन्होंने जेल में ही बिताए हैं सारे, जब अरेस्ट कर लिए गए थे। अच्छा, हमारे देश में भी सर, अगर सर ब्रिटिश के सर कितना भी लोग बुरा बोले, कुछ भी बोले, लेकिन ब्रिटिश ने कुछ चीजों सर हमारे देश में ऐसा दिया है जो हम मानते हैं कि अगर हम तरक्की कर गए तो उसका सबसे बड़ा रोल होगा। ब्रिटिश ने कुछ सर किया हो ना किया हो, लेकिन ब्रिटिश सर बहुत कुछ ऐसा किया, जैसे सबके लिए एजुकेशन को लेकर ब्रिटिश काफी ज्यादा सपोर्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एजुकेशन कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए कि इंडिया के लोग उनके सपोर्ट में थे, बल्कि इंडिया के लोग तो उनके खिलाफ में थे। सो कॉल्ड जो हाई कास्ट सिस्टम के लोग थे, सो वो लोग तो सर वो बिल्कुल उनके शुरुआती एजुकेशन में आप देखेंगे तो कितना सारा प्रॉब्लम उनको सर। बॉम्बे में जो है कौन सा यूनिवर्सिटी था, संस्कृत यूनिवर्सिटी था, उसमें एडमिशन उनको नहीं मिला था, उनके कास्ट के वजह से। जी। उनके स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो उसमें कितना सारा प्रॉब्लम देखना।
वो सर ब्रिटिश थे इसी कारण से वो पढ़ पाए। हमारे देश में उनको क्लास में बैठने नहीं दिया गया, और सर वो कौन से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सर वो अपना एजुकेशन लिए थे। जी, जी। उनका मूर्ति सर आज भी लगा हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हाँ, शायद। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सर उनको स्कॉलरशिप मिला, उनको पाए। अमेरिका में सर शुरू से एक चीज है कि वहाँ पे जो जिसके अंदर में काबिलियत है उस पे जो उसको जो है आगे बढ़ाया हाँ, जाता हाँ, हाँ। है। हाँ, न, वो पहचान लेंगे नस्ल कि आप नस्ल हाँ, जो आप कह रहे थे अभी ना, नस्ल भेद का सम फला लोगों को फला अगर उनको ऐसा है तो उनको हम इसमें आगे बढ़ाएँ, उनमें उसमें है तो उनको डॉक्टर बनाएँ, उनको ऐसा है तो उनको ये बनाएँ। ऐसा चाइना में भी है, ख़ास तौर पे स्पोर्ट में। जैसे चाइना के लोगों का हाइट बहुत कम होता है, ठीक है? अगर लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं वहाँ पे जो वो लंबे तो सर वो सब सर बहुत आगे, वो सर बहुत उसमें आगे चल चुके हैं, हम हाँ, लोग उसमें कभी नहीं सक सकते हैं। और साफ हाँ, सीधी वहाँ बात है, का गवर्नमेंट अमेरिका भी अब नहीं ऐसा है सकेगा। कि जैसे लंबे परिवार में हैं हस्बैंड वाइफ, अगर बच्चा लंबा पैदा हुआ, डे 0 से ही वहाँ की गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर देती है कि ये बंदा आगे चल के बैडमिंटन खेलेगा या फिर कुछ ये खेलेगा। वो अपने हिसाब से वहीं उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। चीन चीन में तो सर हम ये बात पढ़े भी थे एक आर्टिकल में कि चीन में सर क्या है कि अगर दो लंबे महिला पुरुष है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे शादी भी कराया जाता है, ताकि अच्छा, उनका जो बच्चा हाँ, मैं हो सरप्राइज़ वो नहीं हूँ। लंबा निकले। मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ वो अगर ऐसा लंबा हो रहा होगा तो हाँ, मैंने सुना ऐसा है होता है चीन में सर। इसमें हाँ, सुना कई था सारे मैंने। क्वालिटी, किसी किसी के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा क्वालिटी है दो महिला पुरुष के अंदर में, जो कि चीन को चाहिए, जिससे कि वो काफी एक अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि आपका पेरेंट किस तरीके का वो आपके बच्चे पे काफी प्रभाव पड़ता है। जी, जी। ये सर प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। अगर आपका पेरेंट अगर मान लीजिए किसी एक चीज में काफी, अगर आपके पेरेंट लंबे हैं तो बहुत चांस है कि आप भी लंबे होंगे, अगर आपके पेरेंट छोटे हैं तो आप छोटे ही होंगे। जी, तो जी। फादर और मदर किस तरीके का है, वो बच्चों पे बिल्कुल प्रभाव दिखेगा। तो चीन इस चीज पे काफी जोर देता है, तो ये तो है सर। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात चलिए सर। करके। सर मुझे ठीक भी है। पर्सनली लगा, और सर आप सर जैसे लोगों से बात करने से मोटिवेशन भी मिलता है। और कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि इंडिया के लोगों को एक बात सर समझना चाहिए, थोड़ा सा लाइन में हम समझा देंगे कि आपको धर्म कास्ट इस चीज को छोड़ना होगा, और अति राष्ट्रवाद बिल्कुल भी नहीं लाना। अभी हम सुपर पावर बन गए तो सोचना ही नहीं है। अभी शांति से सर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास एजुकेशन है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी आप एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हुँ, हुँ। आप सर एजुकेशन का मतलब आप किसी भी फील्ड में एक नॉलेज हासिल कर सकते हैं जी। अच्छे तरीके से। उसको ही एजुकेशन कहते हैं, बेसिक चीज सीख सकते हैं, और सीखने का कोई उम्र नहीं होता। जी, जी, जी। सही बोले। लोगों को समझना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ठीक है सर, हम बहुत-बहुत और आप धन्यवाद। सर कर क्या सकते हैं, वीडियो में बोल ही सकते हैं।